सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का हमारा पिछला टॉपिक फिनिश हो गया। उसमें हमने देखा कि भारत के विदेशी संबंधों के बारे में चर्चा की भाग 2 के। आज हमारा एक नया अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। यानी कांग्रेस प्रणाली के सामने क्या क्या चुनौतियां आई और उसने कैसे अपने आप को संगठित किया, उसकी पुनर्स्थापना कैसे हुई, इन बारे में हम इस लेसन में विस्तारपूर्वक जानेंगे। इस किताब के दूसरे अध्याय में कांग्रेस प्रणाली के उद्भव के बारे में पढ़ा, यानी एक प्रभुत्व का दौर नामक लेसन पढ़ा था। इस प्रणाली में 1960 के दशक में पहली बार चुनौती मिली। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गहन हो चली थी और ऐसे में कांग्रेस को अपना प्रभुत्व बरकरार रखने में मुश्किलें आ रही थी। विपक्ष अब पहले की अपेक्षा कम विभाजित और कहीं ज़्यादा ताकतवर था। कांग्रेस ने इस विपक्ष की चुनौती का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को अंदरूनी चुनौतियों भी झेलनी पड़ी, क्योंकि अब यह पार्टी अपने अंदर की विभिन्नता का एक साथ थाम कर नहीं चल पा रही थी। इस अध्याय में हम अपनी बात वहीं से शुरू करेंगे जहां दूसरे अध्याय में छोड़ी थी, ताकि हम समझ सकें नेहरू के बाद राजनीति ने क्या करवट ली। विपक्ष की एकता, खुद बिखराव में कांग्रेस के प्रभुत्व को कैसे चुनौती दी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में नई कांग्रेस किस तरह से चुनौतियों से उभरी और कैसे नई नीतियों के विचारधाराओं में कांग्रेस प्रणाली को पुनर्वासी की। आज़ादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था। इस प्रसिद्ध कार्टून में कांग्रेस के भीतर आए बदलावों को दर्शाया गया। कार्टून में दिखाया गया कि आज़ादी 22 वर्षों से गुजरते गुजरते कांग्रेस किस तरह से टूट फूट का शिकार हुई। यहाँ पर एक कार्टून है, हम देखते हैं लेसन के कार्टून के प्रथम पार्ट पर नज़र डालें। प्रथम पार्ट में 2 बैलों के साथ एक किसान हल को जोत रहा है और कितने बढ़िया ढंग से बैल हैं जो चल रहे हैं। दूसरा यानी जो पार्ट था वो किस प्रकार से था, यानी 9 सालों में क्या दिखाया गया है, बैल हाँप रहे हैं, यानी थक सी गए हैं। एक किस्म से किसान जैसे तैसे उनको खींच रहा है। और फिर 11 सालों के दौरान हमने देखा कि कब एक बैल विपरीत दिशा की तरफ, दूसरा बैल विपरीत दिशा की तरफ, और किसान क्या कर रहा है, परेशान हो रहा है। यानी विचारों में मतभेद दिखाया गया है, विचार साझा नहीं। और 22 सालों में कांग्रेस, कोई बैल इधर एक दूसरे से टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं हल जा रहा है। यानी इस बात से क्या शीर्षक निकलता है कि इस प्रकार से पार्टी टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, यानी 22 सालों में। अब है कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और पुनर्स्थापना। कांग्रेस उत्तराधिकार की चुनौती। सबसे पहले 1964 के मई में नेहरू की मृत्यु हो गई। वे पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से बीमार चल रहे थे। इसे नेहरू ने राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर बड़े अंदेशे लगाए गए। नेहरू के बाद कौन, लेकिन भारत जैसे नव स्वतंत्र देश के इस माहौल में एक और गंभीर सवाल हवा में तैर रहा था कि नेहरू के बाद आखिर हम देश का क्या होगा। यानी यदि नेहरू की मृत्यु हो गई कि देश की शासन, देश की बागडोर कौन संभालेगा। फ्रांस और कनाडा में ऐसी सूरत कायम हो तो वहाँ कोई भी लोकतंत्र असफल होने अथवा देश के टूटने की बात नहीं कहता। हम आखिर लगातार इतने शक में क्यों पड़ रहे हैं, यानी हमारे लोगों के विचार ऐसे क्यों हैं। यहाँ पर यह दिखाया गया है, भारत के बाहर बहुत से लोगों को संदेह था कि यहाँ नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम ही रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। दूसरा सवाल इसी संदेह के दायरे में उठा था। आशंका थी कि बाकी बहुत से नव स्वतंत्र देशों की तरह भारत भी राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल लोकतांत्रिक ढंग से हल नहीं कर पाएगा। असफल रहने की सूरत में भय था कि सेना राजनीतिक भूमिका उतर जाएगी। इसके अतिरिक्त इस बात को लेकर भी संदेह था कि देश के सामने बहुविध कठिनाइयां आन खड़ी हुई थी। एक नया नेतृत्व उसका समाधान खोज पाएगा या नहीं। 1960 के दशक को ही खतरनाक दशक कहा जाता है,
क्योंकि गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल अभी अनसुलझे थे। संभवतः इन सारी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र परियोजना असफल हो जाती और खुद देश बिखर जाता। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात ये थी कि सबको लग रहा था कि आगे आने वाला समय बड़ा ही कठिनाई से परिपूर्ण होगा। नेहरू के मृत्यु के बाद इस देश की शासन बागडोर कौन संभालेगा? नेहरू के बाद शास्त्री। ये तो एक सोचने वाली बात थी और बागडोर ऐसी संभाली, उससे भी कई गुना बेहतर शासन दिया। नेहरू के उत्तराधिकार का सवाल इतनी आसानी से हल कर लिया गया कि आलोचक ठगे से रह गए। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों की सलाह मशविरा की। उन्होंने पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में हैं। शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुने गए। इस तरह से देश के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री उत्तर प्रदेश के थे और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री रहे। उनको लेकर कभी किसी किस्म का विवाद नहीं हुआ और अपने आखिरी सालों में नेहरू पर उनका ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर होते हुए थे। शास्त्री अपनी सादगी, सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दफ़ा एक बड़ी रेल दुर्घटना के नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे। शास्त्री 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस पद पर बड़े कम दिनों तक रहे, लेकिन इतनी छोटी अवधि में देश को 2 चुनौतियों का सामना किया। भारत चीन युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाइयों से उबरने की कोशिश कर रहा था। साथ ही मानसून यानी देश में अकाल की स्थिति आ गई। कई जगहों पर खाद्यान्न के गंभीर संकट आन पड़ा। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा। इसके बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे इस दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए दृढ़ संकल्प का पता चलता है। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री बड़े कम दिनों तक रहे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक उनका देहांत हो गया। ताशकंद तक भूतपूर्व सोवियत संघ में था। आज यह उज़्बेकिस्तान की राजधानी है। युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान ने तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करके एक समझौता हस्ताक्षर करने के लिए ताशकंद गए थे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा कि उत्तराधिकार के रूप में चुनौती क्या थी कांग्रेस के सामने। दूसरी हमने कार्टून के बारे में डिस्कस किया और तीसरा है नेहरू के बाद शास्त्री का प्रधानमंत्री पद पर शोभित होना और अपना शासन को किस कदर बढ़िया ढंग से चलाना। इन 3 टॉपिकों पर आप नोट्स तैयार करेंगे विस्तार पूर्वक और इनको आप याद करेंगे। आज के लिए इतना ही।